हेलो फ्रेंड्स, अवाम वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं YDST द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र, यानी कि यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र कैसे ज्ञात किया जाता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और ये लगभग हर बार आपसे पूछा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लिखा गया है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना एक समदैशिक स्रोत यस है, माना एक समदैशिक स्रोत, कोई भी स्रोत यस है जो क्या कर रहा है, लेमडा तरंग दैर्घ्य की तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है, लेमडा तरंग दैर्घ्य की तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है। आपको मानना है कि यहाँ पर मान लीजिए कोई समदैशिक स्रोत, आप जिसको नाम देते हैं कि यस है, ये लेमडा तरंग दैर्घ्य की तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है। तो हमें सबसे पहले यहां से बना लेते हैं ये बिंदु, और ये आपका हो जाएगा एक, ऐसे ही हम लोग लाइन बना लेते हैं, और यहां से क्या करते हैं, आगे कह रहा है उत्सर्जन कर रहा है। इस तरंग स्रोत के आगे दो अतिसंकीर्ण रेखा छिद्र S1 व S2 बनाए गए हैं। S1 व S2 दो अतिसंकीर्ण रेखा छिद्र बनाए गए हैं, S1 व S2 कह रहा है जिनके बीच की न्यूनतम दूरी स्मॉल d है, जिनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इन दोनों के बीच की, वो आपकी कितना है, स्मॉल d है। आगे कह रहा है तथा इन रेखा छिद्रों के आगे कैपिटल D दूरी पर एक काली पृष्ठभूमि का पर्दा लगाया गया है। यहां से लेकर यहां तक कैपिटल D दूरी के बाद एक काली पृष्ठभूमि का पर्दा लगाया गया है। आगे कह रहा है जब यश से चलने वाली तरंगे S1 व S2 पर पड़ती हैं, मान लीजिए यश से कोई तरंग निकलती है और ये आपकी पड़ती है S1 पर और पड़ती है S2 पर, S1 व S2 पर पड़ती है, तो S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करता है और जिससे चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्दे का बिंदु P है, तो यहाँ से चलने वाली दोनों द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे के बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं। मान लीजिए ये पर्दे का कोई बिंदु P है जहां पर ये तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, और इसे हम क्या मानते हैं, O मानते हैं, पर्दे का केंद्रीय बिंदु O। और कह रहा है इस बिंदु पर यनवी फ्रिंज प्राप्त होती है जिसकी केंद्रीय बिंदु से स्थिति यन है। तो ये केंद्रीय बिंदु से इसकी स्थिति यक्स और यन है। ये आपको कह रहा है मानना पड़ेगा कि माना कोई एक समदैशिक स्रोत यस है, लेमडा तरंग दैर्घ्य की तरंगों का उत्सर्जन कर रहा है, और इसके सामने दो अतिसंकीर्ण छिद्र बनाए गए हैं S1 व S2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है, तथा एक और जो पर्दा लगा है काली पृष्ठभूमि का S1 व S2 से, उसके बीच की उसकी दूरी d है। जब यश से तरंगे निकलती हैं और S1 S2 पर पड़ती हैं तो S1 और S2 सक्रिय हो जाते हैं, द्वितीयक तरंगिकाओं का कार्य करने लगते हैं। यहाँ से निकलने वाली तरंगे बिंदु P पर अध्यारोपित होती हैं और यहीं पर हमें प्राप्त हो रही है यनवी फ्रिंज जिसकी चौड़ाई केंद्रीय बिंदु O से यक्स यानी, या जिसकी दूरी केंद्रीय बिंदु O से यक्स यान है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि यहां से इस बिंदु पर एक लंब डालते हैं, यहां से हम इस बिंदु को मिलाते हैं, तो आप देखेंगे ये जो कोण बन रहा है, यहां पर एक आपको कोण प्राप्त हो रहा है। इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ये जो कोण है वो आपका है थीटा। कितना कोण है, ये आपका जो कोण बन रहा है ये थीटा है, और ये कोण इसके बराबर होगा। इस पर हम लोग एक और फिर से लंब डालते हैं, या कह सकते हैं कि मिला देते हैं, तो यहाँ जो कोण आपको प्राप्त हो रहा है वो भी आपका क्या होगा, थीटा ही होगा। और जो आपको डैश करके दिखाया जा रहा है उसको आप डैश करके ही बनाइएगा। इस बिंदु को मान लेते हैं ए है, और अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और आगे अब देखिए आपको क्या कह रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो आपकी दूरी है, कौन सी दूरी, आप
यस और ओ ए यहां पर है, आप इसको एक नाम और दे दीजिए। मान लीजिए हमने इसको नाम दिया है सी। आपको एक चीज यहां पर समझना है, एक पॉइंट आपको समझना है कि जो आपका सीपी है, सीपी और सीओ आपस में बराबर हैं, और सीओ आपका डी है तो सीपी भी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप यहां क्या बताएंगे कि सीपी बराबर सी डी, ऐसे सीपी बराबर सीओ, सीओ बराबर डी है आपका, क्योंकि सीओडी है तो सीपी और सीडी बराबर हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका हो जाएगा डी। ये बिंदु आपको याद रखना। आगे कह रहा है बिंदु पी पर अध्यारोपण करने वाली तरंगों का पथांतर। इस बिंदु पी पर अध्यारोपण करने वाली तरंगों का पथांतर कैसे लिखेंगे बताइए। आप पथांतर ऐसे दर्शाते हैं, S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P कहते हैं पथांतर को, तो वही हमें लिख देना है बराबर S2P माइनस S1P। और एक चीज याद रखिएगा, S2P जो है आपका S2A प्लस AP का योग है, S2A प्लस AP का योग है, तो लिख देते हैं यहाँ पर S2A प्लस AP और माइनस S1P। एक चीज आप देख पा रहे होंगे, एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि जो आपका S2A प्लस AP है वो S2P के बराबर है, और S1P आप जानते हैं, S1P आपका किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए S1P आपका जो है वो AP के बराबर है। तो यहाँ चूंकि S1P बराबर AP, तो मान रख देंगे यहाँ आपका आएगा S2A प्लस AP माइनस AP से AP कटेगा, और पथांतर जो आपका आ जाएगा वो होगा S2A, ये आपका कैंसल हो जाएगा। पथांतर आपका कितना आया, S2A आ गया। बताइए समझ में आया। यहाँ पथांतर आपका हो जाएगा S2A, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये और ये बराबर है, जैसे आपका ये और ये बराबर है वैसे ही आपका यहाँ पर जो लिया गया है ये वाली लाइन, और साथ ही साथ S1P बराबर है आपका AP के। तो याद रखिएगा जो पथांतर आया है वो कितना आ गया आपका S1 S2A आ गया। अब देखिए यहाँ हमें दो त्रिभुज चाहिए, S1A S2 और COP, दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। देखिए त्रिभुज S1A S2 तथा त्रिभुज COP समरूप हैं, और समरूप त्रिभुज में क्या होता है, संगत कोण तथा संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण संगत भुजाएं बराबर होती हैं। S2A अपान S1 S2A अपान S1 S2। देखिए S2A आपका ये है, S1 अपान S2 ये है आपका, और इसी को ऐसे कर दें हम लोग, ये कोण आपका, ये लाइन आपकी इस पर आ जाएगी CP पर, CO पर आ जाएगी ये वाली लाइन। देखिए मान लीजिए, समझिए, एक त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर एक त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है, ये आपका थीटा है, और दूसरा त्रिभुज आपका ऐसे बना हुआ है और ये आपका थीटा है। और देखिए जैसे आपने S1 और S2 माना, तो थीटा के सामने कौन सा यहाँ पर है, C, और उसके नीचे P, और इसके सामने ये भुजा A है आपका, ये आपका कौन सा बन जाएगा, ये आपका हो गया C, और यहाँ पर आपका हो गया O, और ये हो गया आपका P। तो बताइए यदि S2A अपान S1 S2 है, तो इसके बराबर कौन सी भुजा होगी, कोण देखिए S2A, तो ये OP अपान OP बनेगी, ऐसे कर देंगे तो ये आपका OP अपान और ये CO हो जाएगी। समझ में आया। तो आप लिखेंगे OP अपान CP, OP अपान
CP। देखिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज आपका है, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं ऐसे, मान लीजिए हमने ऐसे इसको भी कर दिया, तो ये C आपका यहाँ आ गया, O यहाँ पर आ गया, P यहाँ पर आ गया। S2A के स्थान पर OP है आपका, है या नहीं, तो OP रख देते हैं। और उसके बाद कह रहा है S1 अपान S2, S1 अपान S2 के स्थान पर आपका क्या है बताइए, CO है, CO, S1 अपान S2 के स्थान पर CO, तो OP अपान CO आ गया, OP अपान CO। अब आगे देखिए S1 S2A आपका पथांतर है, और इस चीज को अब हमें नहीं, इस चीज को आप समझ चुके होंगे तो इसको हम हटा देते हैं। और अब आगे देखिए आपका S2A कितना दिया गया है, पथांतर है आपका S2A। तो आगे देखिए S2A अपान S1 S2 की दूरी कितनी है, S2A आपका दिया गया ऐसे लिखिए, और S1 S2 आप देखेंगे ये स्मॉल d बराबर OP आपका है XN अपान CO आपका कितना है, देखिए कैपिटल D है। और हमें क्या चाहिए यहाँ से, मान लीजिए XN हमें निकालना है, तो XN बराबर हो जाएगा S2AD अपान स्मॉल d। ये आपका आ गया एक फार्मूला, XN बराबर S2AD अपान स्मॉल d, S2AD अपान स्मॉल d। पर्दे पर यान्वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति है, ये क्या हो जाएगी, पर्दे पर यान्वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, पर्दे पर यान्वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति XN बराबर S2AD कैपिटल D होगा यहाँ पर अपान स्मॉल d, S2AD अपान स्मॉल d। ये आप मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये समीकरण नंबर 1 है। आगे आपको निकालना, यदि पर्दे के बिंदु P पर यान्वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, तो यहाँ दीप्त मत लिखिए। अब मान लीजिए कि यदि पर्दे के बिंदु P पर यान्वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, तो देखिए यान्वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, तो S2 के स्थान पर हम लोग S2A के स्थान पर क्या लिखते हैं बताइए, यान्वी दीप्त फ्रिंज के लिए S2A बराबर n लेमडा आपका आता है, तो यान्वी दीप्त फ्रिंज के लिए XN बराबर हो जाएगा n लेमडा D अपान स्मॉल d। क्या बनेगा आपका, n लेमडा D अपान स्मॉल d। तो लिख दीजिए यही XN बराबर आपका हो जाएगा S2A के स्थान पर n लेमडा कैपिटल D अपान स्मॉल d। यदि पर्दे के यान्वे यानी कि पर्दे के बिंदु P पर यान्वी दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, तो XN बराबर हो जाएगा, XN बराबर n लेमडा D अपान स्मॉल d। इसी प्रकार यदि पर्दे के बिंदु P पर n+1वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही हो, इसी प्रकार मान लीजिए n+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए हमें निकालना है n+nवीं दीप्त फ्रिंज, n+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे XN+1 बराबर XN+1 आपका बन जाएगा, और n+1 लेमडा d, XN+1 बराबर यहाँ n+1 लेमडा d अपान स्मॉल d बनेगा, कैपिटल D ही होगा, चलिए कैपिटल D अपान स्मॉल d। ये X+nवीं दीप्त फ्रिंज के लिए है, पर्दे के बिंदु P पर X+1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए। XN वीं दीप्त फ्रिंज के लिए n लेमडा d अपान स्मॉल d, और XN+nवीं दीप्त 1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए n+1 और d लेमडा अपान स्मॉल d। यहाँ आपको पता चलता है कि व्यतिकरण की घटना में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें क्रमागत प्राप्त होती हैं। व्यतिकरण की घटना में लिखेंगे, व्यतिकरण की घटना में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें, दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजें क्रमागत प्राप्त होती हैं, क्रमागत प्राप्त होती हैं।
अतः दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच में एक दीप्त फ्रिंज अवश्य होती है। अतः दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज अवश्य होती है। अतः दो दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त फ्रिंज अवश्य होती है। एक अदीप्त फ्रिंज अवश्य होती है। अदीप्त फ्रिंज अवश्य होती। अब इन दोनों के बीच की हमें चौड़ाई ज्ञात करना है तो लिखेंगे अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ ज्ञात करते हैं। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई विड्थ W बराबर आपका यक्स यन प्लस 1 माइनस यक्स यन करेंगे। W बराबर यक्स यन प्लस 1 माइनस यक्स यन। तो मान रखिए यक्स यन प्लस 1 का मान आपका कितना है, तो ये है आपका यन प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी माइनस यन लेमडा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी। कॉमन यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, तो देखिए लेमडा डी अपान स्मॉल डी कॉमन यन प्लस 1 और उसके बाद ये माइनस यन और कॉमन आपका बनेगा लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ये यन से यन कैंसल आपका हो जाएगा लेमडा डी अपान स्मॉल डी। W बराबर ये आपका है फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आया है W बराबर लेमडा डी अपान स्मॉल डी। ये अदीप्त के लिए है। अब इसी प्रकार हम लोग दीप्त फ्रिंज के लिए ज्ञात करेंगे। तो बताइए आपको ये समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं अपने अगली फ्रिंज के लिए। अगली फ्रिंज के लिए मतलब आपने अभी तक पर्दे के मान लिया जो बिंदु P है उस पर n-वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही, उसके बाद n प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही। तो फ्रिंजों की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई आपने ज्ञात कर लिया है। तो यहां पर आपको एक चीज मिल गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे इसके बाद, इसको जल्दी से आप आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसको इधर से हटा देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग हटा देते हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए आप लोग समझते रहिए। चलिए अभी तक हम लोग मान रहे थे कि यदि पर्दे के बिंदु P पर दीप्त फ्रिंज प्राप्त हो रही, अब हम लोग मानते हैं कि यदि पर्दे के बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हों, यदि पर्दे के बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो तो बताइए यक्सियन बराबर आपका क्या हो जाएगा। यदि पर्दे के बिंदु पर अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो तो S2A बराबर 2n-1 लेमडा बाई 2 और साथ में D हो जाएगा। तो 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है आपका 2n-1 और लेमडा बाई 2। इसको आपने पढ़ रखा है, पहले ही इसको आप पढ़ रखे हैं कि यदि पर्दे के बिंदु P पर n-वीं अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो तो S2A 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है। और ये आपका बन जाएगा एक समीकरण 2n-1 लेमडा बाई 2। तो x1 के स्थान पर यहाँ पर देखिए जो हम फार्मूला प्राप्त किए थे xn बराबर, यही फार्मूला था आपका। ये तो दीप्त के लिए है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल फार्मूला था वो यहाँ पर देखिए, ओरिजिनल वाला फार्मूला था xn बराबर S2A D कैपिटल D अपान स्मॉल d। तो S2A के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, ये रखेंगे इस बार S2A के स्थान पर इसको रखेंगे तो आपका D और स्मॉल d यहीं पर आ जाएगा। तो देखिए यक्सियन बराबर आपका हो जाएगा, यक्सियन बराबर S2A के स्थान पर 2n-1 लेमडा बाई 2, 2n-1 लेमडा बाई 2। चलिए सबसे पहले रखते हैं 2n-1 लेमडा बाई 2। और अब देखिए आपको क्या फिर से मिला, यहाँ n के स्थान पर आपने यक्सियन के स्थान पर अभी S2A कैपिटल D अपान D और S2A के स्थान पर आपने ये रख दिया है। अब आपका बचा है कैपिटल D अपान स्मॉल d, तो बगल में उसको भी लिख देते हैं कैपिटल D अपान स्मॉल d। ये यहां से हमने रखा है, इसको हटा देते हैं। अब फिर से देखिए आपका इतना प्राप्त हो गया,
इसी प्रकार यदि n+1v हो तो इसी प्रकार, अभी ये nv के लिए था, इसी प्रकार n+1 के लिए बताइए कितना आएगा, जहां पर n है आपका वहीं पर n+1 हो जाएगा। तो x n+1 बराबर 2, यहाँ n+1 है 2 और साथ ही साथ x+1 n के स्थान पर x+1 और -1 यहाँ रखते हैं। चलिए 2x+1 -1 और साथ में लेम्डा, ये इधर लगा देते हैं, लेम्डा d/2d, ये प्लस से माइनस कटेगा, x n+1 बराबर आ जाएगा ये 2x लेम्डा d/d और गुणा 2। तो आप क्या रखेंगे 2n+1 लेम्डा d, ये x+1 के स्थान पर ये n+1, तो आपका हो जाएगा 2n, ये कैंसल होगा, ये आपका प्लस और माइनस है, 2n आपका बचेगा और साथ ही साथ आपका बचेगा ऐसे। चलिए हम कर ही देते हैं 2n+2 -1 और साथ में लेम्डा D/2d, x n+1 बराबर, देखिए ये आपका 2n, ये यहाँ पर +1 और लेम्डा d/2d। अब समझ में आया, ये आपको समझना है, ये n+1v के लिए आ गया। अब यहाँ पर हम लोग चौड़ाई के लिए ज्ञात करते हैं। एक पॉइंट आप जल्दी से लिखिएगा, एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा। चलिए आपको लिखना ये था कि व्यतिकरण की घटना में अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें क्रमागत प्राप्त होती हैं तथा दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच एक दीप्त फ्रिंज अवश्य होती है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं कि चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। अतः दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई W बराबर xn+1 - xn, मान रखते हैं xn+1 का मान है 2n+1 लेम्डा D/2d माइनस xn का मान ये है आपका 2n-1 और साथ ही साथ लेम्डा D/2d कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन होगा लेम्डा D/2d कॉमन, तो आपका बचेगा देखिए 2n+1 और -2n+1, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे तो चेंज हो जाएगा और साथ में आपका बचा है लेम्डा D/2d कॉमन है। यहाँ आपका कैंसल क्या हो रहा है, देखिए 2n से 2n कैंसल हो गया, 2n से 2n कैंसल हो गया, बचा कितना 1 और 1 2 लेम्डा D/2d, 2 से 2 भी कैंसल, बचा आपका लेम्डा D/d, W बराबर लेम्डा D/d। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चीज अच्छे से देखिए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर लेम्डा D/d, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर लेम्डा D/d। यहां से आपको ये पता चलता है कि अतः व्यतिकरण की घटना में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। आप क्या बताएंगे, व्यतिकरण की घटना में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें सदैव समान चौड़ाइयों की होती हैं, या फिर ऐसे लिख दीजिए व्यतिकरण की घटना में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां, दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां सदैव बराबर होती हैं। यही आपको समझना था और यही तक आप कर देंगे तो आपको मिलेंगे 5 नंबर। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यही है और इसी आधार पर उन्होंने ज्ञात किया था कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाइयां होती हैं वो समान होती हैं। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपने पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज किया है और अच्छे से पढ़ा है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोणीय फ्रिंज क्या होता है और उसके बाद यदि क्या किया जाए कि जो हम लोग ज्ञात करते हैं व्यतिकरण की घटना में जब आपतित किरण के मार्ग में कोई टी मोटाई की एवं n अपवर्तनांक वाली एक प्लेट रख दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक है छोड़िएगा मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।